Good morning all. Under the aegis of Director Higher Education Panchkula, I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लेटो। प्लेटो की आलोचना। देखिए, प्लेटो की बहुत सारी जो थेरीज प्लेटो ने दी हैं, उनकी जो विशेष तौर पर अरस्तु के द्वारा जो आलोचना की गई है, हम उस आलोचना के बारे में बात करेंगे कि अरिस्टोटल के जबकि प्लेटो गुरु थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु की बहुत सारी जो ऐसी थेरीज हैं जो उनको न्याय संगत नहीं लगती थी, ऐसी थेरीज की उन्होंने आलोचना की है, उन बातों की आलोचना की है जो आज के दिन रेलिवेंट नहीं है। तो अरस्तु की अगर हम बात करें, अरस्तु प्लेटो के राजनीतिक दर्शन से देखा जाए बहुत अधिक प्रभावित थे। अरस्तु के राजनीतिक विचार उनके जो आधारभूत सिद्धांत थे उन पर आधारित थे, जो उन्होंने प्लेटो के साथ रहने पर सीखे थे। प्लेटो को दार्शनिक और अरस्तु की जो वैज्ञानिक धारणा थी, उनकी विभिन्नता को छोड़कर अरिस्टोटल की जो विचारधारा है उसका कोई भी ऐसा पन्ना नहीं है जिस पर हमें प्लेटो का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जब तक प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना अगर अरिस्टोटल ने की भी है, उन सभी आलोचनाओं पर भी वह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो जो अरस्तु थे उन पर अपने गुरु प्लेटो से उन्होंने साधन और रूप में उनमें काफ़ी भिन्नता नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे विचार दोनों के एक जैसे थे। तो बहुत सारे राजनीतिक विचार जो देखने में अरस्तु के लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो विचार प्लेटो के ही थे। तो इसलिए वास्तव में जो अरिस्टोटल के मौलिक विचार थे वो प्लेटो के ही विचारों से प्रभावित थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो के अंधविश्वासी शिष्य नहीं थे, वो उनके गुरु थे प्लेटो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अंधाधुंध अपने गुरु का फॉलो नहीं किया है। लेकिन वो अपने गुरु की मौलिक बातों पर सहमत थे, लेकिन जो बातें उनको अनावश्यक लगती थी उन बातों में वो अपना मतभेद रखते थे। इसके बावजूद भी अरिस्टोटल ने प्लेटो की आलोचना का कोई ऐसा मौका नहीं गंवाया है जहाँ पर उनको कोई भी मौका ऐसा नहीं गंवाया है जहाँ पर उनको आलोचना करने का मौका मिला, वहीं पर उन्होंने आलोचना की है। कई बार तो ऐसा भी लगता है उनकी आलोचना को देख के कि अरिस्टोटल ने जो प्लेटो की आलोचना की है वो सिर्फ आलोचना के लिए ही आलोचना की है, और ऐसा सोचकर सभी जो रीडर्स हैं उनको भी एक आश्चर्य सा लगता है कि शिष्य आलोचना कर रहा है, और ऐसे में एक अतिशोक्ति सी फील होती है। तो अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स की, जो दूसरी किताब है पॉलिटिक्स की, उसमें प्लेटो की रिपब्लिक और लॉज, जो प्लेटो की दोनों बुक्स थी, लॉज एंड रिपब्लिक, उन दोनों की आलोचना की है। तो इसके बावजूद भी इस बात से कोई इनकार हम नहीं कर सकते कि अरिस्टोटल के लिए जो यथार्थवादी होने के साथ साथ उन्होंने तथा प्रेरक साधन की सहायता से उन्होंने प्लेटो के आदर्शों की आलोचना करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अरिस्टोटल ने प्लेटो के जिन सिद्धांतों की आलोचना की है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, पहला था क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो बाय अरिस्टोटल। तो उनका जो पहला सिद्धांत था, प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ द स्टेट, प्लेटो की राज्य की एकता की धारणा। अरिस्टोटल ने प्लेटो की राज्य की एकता की धारणा का विरोध किया है। प्लेटो के लिए राज्य की अधिकतम जो संभव एकता थी वो राज्य की एक सर्वोत्तम अच्छाई मानी जाती है। उनके आदर्श राज्य का जो मेन उद्देश्य था वह था एक राज्य की एकता स्थापित करना। लेकिन अरस्तु के अनुसार अगर राज्य इतनी अधिक एकता प्राप्त कर लेगा तो वह राज्य नहीं रहेगा, ऐसा अरिस्टोटल का मानना था। इसलिए उन्होंने इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की है कि अधिकतम एकता राज्य का सर्वनाश कर देगी, राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अरस्तु के अनुसार उन्होंने राज्य की जो प्रकृति है वो प्लूरैलिटी की बताई है, अनेकत्व की बताई है। उन्होंने कहा कि राज्य, परिवार, गांव तथा अन्य संस्थाएं, उन सब का मिलकर एक समूह है जिसको हम राज्य कहते हैं। राज्य व्यक्तियों का योगदान नहीं है, बल्कि कार्यों की विभिन्नता और पारस्परिक सेवाओं का आदान प्रदान है। आदान प्रदान ही सभी मानवीय जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं का आधार ही विभिन्नता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि विभिन्नता एकता के लिए आवश्यक है, डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर यूनिटी। तो अरिस्टोटल ने इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की है कि राज्य की एकता के लिए जो उन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अधिकतम एकता है जो राज्य के जो एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही खतरनाक है।
इसलिए उन्होंने प्लेटो की धारणा को और एकता की धारणा को इस आधार पर भी खंडन किया है कि प्लेटो के जो कार्यों का विशेषीकरण का सिद्धांत था, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत था, उन्होंने एकता की स्थापना के स्थान पर अनेकता को फैलाया है, बल्कि एक एकताहीन व्यवस्था की है उन्होंने, क्योंकि संरक्षकों के लिए उन्होंने विशेष प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्था की है वह व्यवस्था ठीक नहीं है। उससे जो लोग हैं एक दूसरे के नज़दीक ना आकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है संरक्षकों के लिए। और अनपढ़ जनता का दृष्टिकोण और संरक्षकों के दृष्टिकोण में इस वजह से बहुत अधिक अंतर हो जाएगा, तो एकता कहीं पर भी स्थापित नहीं की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो प्लेटो ने अपने सिद्धांत में कहा कि राज्य की उत्पत्ति श्रम विभाजन के साथ हुई है। जो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है, वो कहते हैं कि इस डिवीजन ऑफ लेबर जो उन्होंने 3 भागों में उन्होंने समाज को बांटा है, उसके आधार पर वो कहते हैं प्लेटो की राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अरिस्टोटल ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो राज्य प्रकृति के कारण परिवार और गांव से पहले आता है, और यदि कालक्रमानुसार राज्य बाद में आता है तो प्रकृति के अनुसार राज्य पहले हुआ। तो अरिस्टोटल के अनुसार यदि मनुष्य राज्य समाज में नहीं रहता है तो या तो वह मनुष्य पशु है या फिर वह देवता है, क्योंकि मनुष्य राज्य के बिना और समाज के बिना नहीं रह सकता। और इस आधार पर अरिस्टोटल ने प्लेटो की आलोचना की है कि राज्य समाज से पहले नहीं बना, इस आधार पर, क्योंकि प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन के बाद राज्य की उत्पत्ति हुई है, श्रम विभाजन के आधार पर आदर्श राज्य की उत्पत्ति होगी, ऐसा उनका मानना था। तो इस आधार पर अरिस्टोटल ने इनकी आलोचना की है। इसके बाद बात आती है एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा जो इनका पॉइंट है, प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, इसकी उन्होंने आलोचना की है। तो इन्होंने अरिस्टोटल ने प्लेटो की संपत्ति के सिद्धांत जो साम्यवाद की बात की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, जो सैनिक हैं, जो संरक्षक वर्ग है, वो भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि उत्पादकों से जो प्राप्त जो वस्तुएं होंगी उनका उपभोग जो संरक्षक वर्ग है वो सामूहिक रूप से करेंगे। लेकिन अरिस्टोटल ने संपत्ति को जीवन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक तत्व माना है, क्योंकि उनका मानना है संपत्ति एक संचित श्रम है जिसको व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत से संचित करता है, इकट्ठा करता है। तो व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति दूसरे का परोपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है। इसलिए दूसरों की सहायता एक बहुत बड़ा सुख है, जो कि प्लेटो ने जिसको इग्नोर किया है। एक दूसरे की सहायता के द्वारा ही आपसी की भावना, एकता की भावना डेवलप की जा सकती है। इसलिए अरस्तु का मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए उन्होंने इस आधार पर प्लेटो की अवधारणा की आलोचना की है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कम्युनिज्म की प्रॉपर्टी के जो नेक्स्ट मेन पॉइंट्स है किस किस आधार पर की है। पहला उन्होंने कहा है कंप्लेंट्स ऑफ लेबर क्लास। अगर उनकी साम्यवाद की संपत्ति के साम्यवाद की बात अगर मान ले तो देखिए किन किन बातों पर असर पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि इन्हीं आधारों पर उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है अरस्तु ने। तो उन्होंने पहले कहा है कि परिश्रमियों की शिकायत, कंप्लेंट्स ऑफ लेबर क्लास, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का साम्यवाद दिया है प्लेटो ने, उसके अंतर्गत क्या है, उत्पादन और जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैदावार है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों को एक ही अनुपात में रखा है। आदमी जितना पैदावार करेगा उतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इस साम्यवाद की बात करें तो इसमें जो ज़्यादा मेहनत करने वाले और कम मेहनत करने वाले दोनों को समान फल मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए। लेकिन यह अनुचित है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो कठोर परिश्रम वाले हैं और कम परिश्रम वाले हैं, अगर दोनों को समान फल मिलेगा तो इससे ज़्यादा परिश्रम करने वाले असंतुष्ट होंगे और उनके अंदर काम करने की भावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है प्राइवेट प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति है व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संपत्ति के माध्यम से ही व्यक्ति को आत्मसम्मान मिलता है और सुख अनुभव होता है। अगर व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना नहीं आएगी, जो कि एक समाज की उन्नति के लिए बहुत ही अवरोधक साबित हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है लेस इंटरेस्ट टुवर्ड्स वर्क।
कार्य के प्रति अरुचि। जब एक समान ही लाभ मिलेगा काम करने वालों को और कम काम करने वालों को, तो ऐसे में व्यक्ति की काम के प्रति अरुचि हो जाएगी। काम वो इंटरेस्ट से नहीं करेगा क्योंकि उनको अलग से इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जब भी हमें हमारे काम के लिए प्रेज मिलती है, हमारे काम के लिए कोई इंसेंटिव मिलता है, तो उसमें व्यक्ति अपने काम को बढ़ चढ़कर और ज़्यादा मेहनत से काम करने की सोचता है। अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा, अपनी एफिशिएंसी से भी ज़्यादा आदमी काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ का लालच होता है। जब व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ का लालच नहीं होता, तो ऐसे में कठोर परिश्रमी व्यक्ति भी बहुत लगन और मेहनत से काम नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉमन यूज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर सामूहिक संपत्ति होगी, व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सामूहिक अगर संपत्ति हुई, सामूहिक संपत्ति से व्यक्ति के अंदर लोगों के बीच में एक वाद विवाद या हम कह सकते हैं कलह क्लेश की जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सभी मनुष्य एक साथ अगर मिलकर रहें तो, और सामूहिक संपत्ति की अगर हम बात करें तो उसके लिए स्पेशल मेन बात ये है कि अगर सभी व्यक्ति सामूहिक संपत्ति की बात करेंगे, एक संपत्ति पर सबका सामूहिक रूप से अधिकार होगा, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा हो सकती है इससे, क्योंकि सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर बंटवारा नहीं कर सकते। कुछ लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे में संभावना है कि कम परिश्रम करने वाले भी झगड़ा करके ज़्यादा संपत्ति की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपसी क्लेश और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट आता है, ह्यूमन नेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम्स नॉट प्रॉपर्टी। अगर देखा जाए, हम प्लेटो की बात अगर मान भी लें कि प्रॉपर्टी व्यक्ति के क्लेश का कारण है, तो ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेन समस्या का कारण है, विवादों के लिए मेन जो उत्तरदायी तत्व है वह ह्यूमन नेचर है। क्योंकि मनुष्य की जो दुष्प्रकृति है, जो उनकी बुरी नेचर है, उनकी वजह से भी बहुत सारे झगड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार व्यक्तिगत प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही झगड़ा हो। और अगर उसकी बात करें, हम प्लेटो की बात करें, तो उन्होंने सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही झगड़े का आधार माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल के अनुसार अगर हम देखें तो उचित शिक्षा से जो मानवीय प्रकृति को सुधारने की जो बात की है वह ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सामूहिक संपत्ति। तो सामूहिक संपत्ति बहुत बड़ा रीज़न नहीं है व्यक्ति को विवादों से दूर रखने का। नेक्स्ट बात आती है, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द पॉजिटिव्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्लेटो ने सामूहिक संपत्ति की जो बात की है, उसमें उन्होंने संपत्ति के वास्तविक गुणों की अवहेलना की है। देखा जाए, संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति स्वास्थ्य, सुखी जीवन और एक अपने दानशीलता, अच्छाई, उदारता, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करता है। और व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से, जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसकी वजह से आत्मसंतोष जैसे गुणों की भी वृद्धि करता है। लेकिन प्लेटो ने इस चीज़ को इग्नोर किया है। उन्होंने जो प्रॉपर्टी है उनके सिर्फ नेगेटिव पार्ट को ही देखा है। इस आधार पर अरिस्टोटल ने प्लेटो की आलोचना की है। नेक्स्ट बात आती है, कम्युनिज्म इज रॉन्ग फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से, तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी साम्यवाद का जो सिद्धांत है अरिस्टोटल ने गलत बताया है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में ऐसा साम्यवाद आज तक देखने को नहीं मिला है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था को अपनाया हो, जिस व्यवस्था को समाज ने नहीं अपनाया, तो ऐसी व्यवस्था को अरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था किसी भी देश के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है, वाई लिमिटेड कम्युनिज्म। अरिस्टोटल का कहना है कि अगर कम्युनिज्म, साम्यवाद की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, तो इतना बड़ा जो तीसरा वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, उसको इससे वंचित क्यों रखा गया है। तो देखिए, प्लेटो का जो साम्यवाद था वो सिर्फ सैनिक वर्ग और संरक्षक वर्ग के लिए था। तो यहाँ पर अरिस्टोटल ने सवाल उठाया है कि यदि संपत्ति का साम्यवाद इतनी श्रेष्ठ व्यवस्था थी, तो इनको शासक और सैनिक वर्ग तक ही सीमित क्यों रखा, उत्पादक वर्ग पर लागू क्यों नहीं किया। तो इस आधार पर अरिस्टोटल ने इनकी आलोचना की है। नेक्स्ट आता है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। प्लेटो ने जो अपने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि समाज का विभाजन दो वर्गों में होगा। उसके आधार पर दो वर्गों में विभाजन किया गया है, उत्पादक वर्ग तथा संरक्षक वर्ग। तो प्लेटो की जो संपत्ति का सिद्धांत है सभी वर्गों पर लागू नहीं होता है। इस आधार पर ये स्पष्ट दिखाई देता है कि समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। इसके आधार पर एक तरफ तो प्लेटो सामाजिक एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ अरिस्टोटल कहते हैं कि सामाजिक एकता वर्ग विभाजन के बाद कैसे संभव हो सकती है।
एक ही राज्य में 2 राज्य बन जाएंगे अगर दोनों को इसी तरीके से डिवाइड किया गया, अगर समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी इज नॉट रूट ऑफ इविल्स। अगर देखा जाए तो हर बुराई की जड़ संपत्ति नहीं है। व्यक्ति की ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, लोभ, लालच, शोषण, ये सारी जो भावनाएं हैं वह भी संघर्ष और कलह का कारण है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो एक मानसिक रोग है व्यक्ति का, जिसमें व्यक्ति अपने मन से गलत सोचता है, लोभ लालच करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो ये इन चीज़ों का इलाज संपत्ति का साम्यवाद नहीं हो सकता, बल्कि ये एक इसका मानसिक इलाज होना चाहिए। तो इसलिए अरिस्टोटल ने जो संपत्ति का साम्यवाद है इसके आधार पर इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो संपत्ति का सिद्धांत है वह समाज में कभी भी बुराइयों का कारण नहीं बन सकता, बल्कि संपत्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने सुखों को ऐड करके अपने गुणों को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अरिस्टो ने स्वयं अगर देखा जाए तो उन्होंने जो ये आलोचना की है साम्यवाद की, अरिस्टो ने, ये सारी आलोचना भी न्याय संगत नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अरिस्टोटल ने प्लेटो से ली हैं। क्योंकि अरिस्टो ने स्वयं भी यह बात कही है कि जो भूमि का स्वामित्व है वह व्यक्तित्व होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्राइवेट होना चाहिए, जो हम लैंड की होल्डिंग है वो प्राइवेट होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन का उपभोग सामूहिक हो, जो पैदावार होगी उसका उपभोग सामूहिक रूप से होगा। अगर ऐसा होगा तो देखा जाए इन बातों में उन पर साफ अपने गुरु की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। जो उन्होंने तीसरी बात की है अरिस्टो ने, उन्होंने परिवार के साम्यवाद की आलोचना की है। अरिस्टो ने, प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो संरक्षक वर्ग है उसको परिवार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परिवार के मोह में आकर व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और इससे उनके अंदर भ्रष्ट होने की भावना पनपेगी। तो इसलिए प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की बात की थी। तो अरिस्टोटल ने परिवार के साम्यवाद की जो प्लेटो की थ्योरी है उनकी बहुत अधिक आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि परिवारों का साम्यवाद अप्राकृतिक है, मतलब जिसको हम अननेचुरल कहेंगे, और इसको उन्होंने कहा है कि यह मूर्खता से भरपूर एक सिद्धांत है, क्योंकि विवाह एक पवित्र बंधन है और जो परिवार है उसी को राज्य का आधार बताया है अरिस्टो ने। तो इसलिए अरिस्टो ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है। उन्होंने किस बेसिस पर उन्होंने जो परिवार के साम्यवाद की आलोचना की है, अब हम उनकी बात करेंगे। इसमें पहला है फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट। जो राज्य है, राज्य की जो न्यूनतम इकाई है जिसको बेसिक यूनिट कहेंगे स्टेट की, तो वह परिवार है, क्योंकि अनेक परिवारों को इकट्ठा होने से एक समुदाय बनता है और समुदायों के इकट्ठा होने से एक राज्य बनता है। तो परिवार और व्यक्ति को कुचलकर ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक एकता स्थापित की जा सके। तो यह एक कोरी कल्पना मात्र है, अरिस्टो का ऐसा मानना है। नेक्स्ट बात आती है म्यूचुअल हेटर्ड एंड फाइट अमंग मेल्स। देखिए, अगर बात करें पारस्परिक द्वेष और घृणा और संघर्ष की, तो अरिस्टो का मानना है कि सदियों से ही सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक पुरुष की जो कमजोरी है वह स्त्री रही है। एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए आदमी में पारस्परिक द्वेष, घृणा, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ना कि व्यक्ति में शांति पैदा होगी। अगर इस तरीके से स्त्री से या परिवार से व्यक्ति को अलग रखा जाएगा, मेल्स को, तो उनके अंदर आपसी घृणा पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है अगेंस्ट मोरालिटी, नैतिकता के अगेंस्ट, नैतिकता के विरुद्ध स्त्रियों का जो साम्यवाद है, स्त्रियों के साम्यवाद से नैतिकता, सामाजिक पवित्रता का हनन होगा और जो एक सेक्सुअल लस्ट होगी व्यक्ति की वह बढ़ती चली जाएगी। और एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ और एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे बाप बेटी, माँ बेटा और भाई बहन, इनके संबंधों की जो प्योरिटी है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी किसी रिलेशन को डिफाइन नहीं किया गया है प्लेटो की थ्योरी में। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह अनैतिक है। नेक्स्ट आता है परिवार
गुणों की पाठशाला है। फैमिली इज़ अ मेन सोशलाइजिंग एजेंसी। देखिए, बचपन में सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से जो भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है। परिवार मनुष्य की पहली जो है समाजीकरण की एक एजेंसी है, जिसके आधार पर बच्चा बोलना, हंसना, खेलना, नैतिक गुण, उदारता, निस्वार्थता, परोपकार, बहुत सारे गुणों को सीखता है। तो परिवार व्यक्ति की जो नागरिकता है उसकी भी पहली पाठशाला कह सकते हैं। और ऐसी पाठशाला जैसी संस्था का विनाश होना बहुत ही गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए अरस्तु ने इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की है। नेक्स्ट बात आती है, बच्चों का पालन पोषण ठीक नहीं होगा। रियरिंग ऑफ चाइल्ड विल नॉट बी प्रॉपर। जो प्लेटो ने कहा है कि जो बच्चों का पालन पोषण होगा वह राज्य करेगा, तो सभी बच्चे राज्य के होंगे और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा राज्य का उन बच्चों का पालन पोषण करना। तो इस प्रकार की भावना से द्वेष की भावना न होकर समानता की भावना पैदा होगी, ऐसा प्लेटो का मानना था। राज्य बच्चों को बहुत देखा जाए तो राज्य बच्चों को बहुत प्यार भरा एनवायरनमेंट नहीं दे सकता जो एक माँ दे सकती है, जो एक परिवार दे सकता है। तो इस आधार पर किसी के भी बच्चों की सामूहिक जिम्मेवारी राज्य उस तरीके से नहीं ले सकता जिस तरीके से एक परिवार ले सकता है। नेक्स्ट बात आती है अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष हैं, उनके संबंध हैं, उनके बंधनों के कारण वो बंध जाते हैं परिवार में लोग। भौतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्लेटो ने कहा है कि परिवार बच्चे पैदा करने के बाद पति पत्नी साथ नहीं रहेंगे, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है, क्योंकि एक जो बंधन रिश्तों का होता है उस बंधन के बिना व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। इस आधार पर प्लेटो की अरिस्टोटल ने आलोचना की है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बात गलत है, क्योंकि परिवार मनुष्य के अंदर प्यार की भावना पैदा करती है, सहयोग की भावना पैदा करती है। नेक्स्ट बात आती है लिमिटेड स्कोप फॉर लव। प्यार का क्षेत्र सीमित। तो प्यार का दायरा है बहुत ही सीमित होता है, इसलिए प्लेटो पारिवारिक बंधनों को तोड़कर प्रेम भावना और एकता का प्रसार करना चाहते हैं उनकी जो थ्योरी है उसके माध्यम से। जबकि ऐसी दशा में मनुष्य किसी एक से भी प्रेम नहीं करेगा, ऐसा अरिस्टोटल का मानना है। जब व्यक्ति के पास परिवार का मोह नहीं होगा तो व्यक्ति मोह करना सीख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में वह व्यक्ति समाज और पूरे राष्ट्र के लिए तो क्या प्यार करेगा, वो किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्यार नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है राइज इन क्राइम्स। अपराधों को प्रोत्साहन। परिवारों के साम्यवाद से बहुत सारे अपराधों के बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब मनुष्य को प्राकृतिक और सामाजिक रिश्तों का ज्ञान ही नहीं होगा तो ऐसे में व्यक्ति अपराध करने से नहीं डरेगा, इसलिए अपराध बढ़ने स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड कम्युनिज्म। उन्होंने जो कम्युनिज्म की बात की है, अगर कम्युनिज्म इतना ही अच्छा है तो उन्होंने सिर्फ सैनिक और संरक्षक वर्ग के लिए ही कम्युनिज्म की जो बात है वो क्यों की है, तो इस आधार पर उनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट बात आती है विदाउट फैमिली नो स्टेट इज पॉसिबल। अरिस्टोटल कहते हैं कि परिवार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य की जो बेसिक यूनिट है वह सिर्फ परिवार है। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट मदरहुड। जो मातृत्व की भावना है, प्लेटो की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चा पैदा करने के बाद माँ को बच्चे से अलग कर देना चाहिए, बच्चा राज्य को सौंप देना चाहिए। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये चीज़ गलत है, मातृत्व जैसी भावना के अगेंस्ट है। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग। इसके बाद नेक्स्ट जो अरिस्टोटल ने जो आलोचना की है, उन्होंने दार्शनिक शासक की जो विचारधारा है उसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि प्लेटो के दार्शनिक शासक की जो निरंकुशता है उसके अंतर्गत एक शासक वर्ग दूसरे वर्ग पर सदा के लिए शासन करता है, जिससे अन्य वर्गों का विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियल स्टेट। उन्होंने आदर्श राज्य की भी आलोचना की है, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह अव्यवहारिक है। उन्होंने समाज के 3 वर्गों में बांटा है समाज को, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यह भी अरिस्टोटल के अनुसार गलत है। तो इस आधार पर उन्होंने आदर्श राज्य के सिद्धांत की आलोचना की है। नेक्स्ट आता है लोअर क्लासेस वर नेग्लेक्टेड। जो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की बात की है उसमें उन्होंने जो साम्यवाद की बात की है, उन्होंने कहा कि साम्यवाद का जो सिद्धांत है वह सिर्फ 2 वर्गों पर लागू होगा और तीसरे वर्ग को इससे वंचित रखा जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का सिद्धांत है, शिक्षा के लिए भी उन्होंने एक वर्ग को, तीसरे वर्ग को वंचित रखा है। तो
सभी समाज की एकता की बात इसमें नहीं झलकती है, इसलिए उन्होंने इसमें उनकी जो थ्योरी है उसको देखकर लगता है कि उन्होंने निम्न स्तर के वर्गों को वंचित रखा है बहुत सारी सुख सुविधाओं से। उन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांट दिया है, जिसके आधार पर शिक्षा और साम्यवाद का सिद्धांत सिर्फ उच्च वर्ग पर ही लागू होगा। नेक्स्ट आता है प्लेटोज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ आइडिया। उन्होंने उनकी जो विचार की धारणा है उसको भी गलत बताया है। प्लेटो के अनुसार जो यथार्थता है वो वस्तु में नहीं है बल्कि उस वस्तु के विचार में है, क्योंकि वस्तु का विचार पूर्ण होता है और वस्तु पूर्ण नहीं होती है। तो इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि यथार्थता मूर्त और विशेष वस्तु में निहित होती है, किसी विचार में नहीं होती। नो यूनिवर्सल कैन एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर्स। तो अरस्तु के अनुसार कोई भी सर्वव्यापक विशेष के बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका जो विचारधारा का सिद्धांत है प्लेटो का वह गलत है। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेटिव फिलॉसफी, जिसको हम कहेंगे अनुमान मात्र। जो प्लेटो की अवधारणा है वो अपने समय से ज़्यादा आगे की सोचते थे, क्योंकि कहीं भी इतिहास में ऐसा चिन्ह देखने को नहीं मिलता, कोई निशान देखने को नहीं मिलता जिसके आधार पर प्लेटो की किसी भी अवधारणा को उचित माना जा सके। नेक्स्ट बात आती है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉज। जो प्लेटो की बुक थी लॉज, उसमें उनकी भी अरिस्टोटल ने आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आधार पर की है। पहला है इंक्रीज इन द नेचर ऑफ मिलिट्री। प्लेटो ने लॉज में सैनिकों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 5000 कर दी, जिसकी आलोचना अरस्तु ने इस आधार पर की है कि इससे राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा और राज्य सैनिकवादी और साम्राज्यवादी बन जाएगा। नेक्स्ट बात आती है नो लिमिट ऑफ प्रॉपर्टीज फिक्स्ड। अरिस्टोटल ने प्लेटो की आलोचना की है कि प्लेटो ने यह कहीं नहीं बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने का अधिकार है। नेक्स्ट बात आती है इग्नोर्स फॉरेन रिलेशंस। विदेशी संबंधों की आलोचना की है प्लेटो ने। अरस्तु का मानना है कि यदि किसी राज्य को राजनीतिक जीवन व्यतीत करना है तो वह तटस्थता का, मतलब जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रलिटी का जीवन नहीं बिताना है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसे अपने पड़ोसी देशों के प्रति भी उद्गार प्रकट करने चाहिए। तो इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की गई है। नेक्स्ट आता है नो फिक्स्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या की। प्लेटो ने जनसंख्या की सीमा को भी लॉज में निश्चित नहीं किया है। अरिस्टोटल का कहना है कि यह बहुत ही हैरानी की बात है कि वह भूमि संपत्ति को बिना नागरिकों की संख्या निश्चित किए नागरिकों में समान रूप से बांटना चाहते थे, लेकिन ऐसा बंटवारा कैसे संभव है जब तक पॉपुलेशन के बारे में निश्चित नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता पॉपुलेशन पर। अगर पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, उनकी सीमा निश्चित नहीं की गई है, तो यह असंभव सा लगता है। तो इस आधार पर भी उनकी आलोचना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस टू ओनली हायर क्लास पीपल फॉर रूलिंग। प्लेटो ने अपनी योजना में सिर्फ रूलिंग क्लास, उच्च क्लास को ही रूल करने की जो बात की है। उन्होंने कहा है कि उच्च वर्ग के लोग ही शासन में भाग ले सकते हैं, उच्च वर्ग के लोग ही मेन उनको प्रधानता दी जाएगी, लेकिन यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ 2 हाउसेस। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति 2 घर रख सकता है, एक बॉर्डर पर और दूसरा शहर में, लेकिन अरस्तु के अनुसार 2 घरों में रहने से कुशलता कम हो जाएगी, व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति उस तरीके से मोह नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ रूलिंग इज डिफेक्टिव। जो शासन की प्रणाली है वह भी डिफेक्टिव है। जो प्लेटो ने लॉज में निरंकुश शासन व्यवस्था की बात की है तथा प्रजातंत्र, उन दोनों को मिलाने की बात की है, क्योंकि कोई भी अपने आप में एक शुद्ध व्यवस्था को नहीं अपनाया है। उन्होंने मिलीजुली व्यवस्था की बात की है, जो कि एक बुरी शासन प्रणाली है। इस तरीके से कोई भी एक सिस्टमैटिक तरीके से रूलिंग सिस्टम नहीं हो सकता, इसलिए उनकी जो रूलिंग सिस्टम है वो भी एक डिफेक्टिव साबित होता है। तो इस आधार पर अरिस्टोटल ने प्लेटो की आलोचना की है। इन सभी बातों के बावजूद अगर हम कहें कि निसंदेह अरिस्टोटल अपने गुरु प्लेटो का बहुत बड़ा आलोचक था, उसने प्लेटो की प्रत्येक विचारधारा का लगभग खंडन किया है, लेकिन सभी उनकी जो थेरीज हैं उनको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेटो ने जो थेरीज दी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आज के दिन भी प्रासंगिक सी साबित होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरिस्टोटल की आलोचना के बावजूद भी प्लेटो का जो कई सिद्धांत है वो आज भी उतने ही न्यायपूर्ण तथा प्रासंगिक है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।